नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा इस्मत चुगताई साहिबा का नॉवेल अजीब आदमी। आज इस नॉवेल की आखिरी किस्त आज इस आखिरी किस्त के साथ ये नॉवेल अजीब आदमी पूरा हो जाएगा। तो सुनिए अजीब आदमी की आखिरी किस्त। सुबह जब केशव ने रुपए लाकर दिए तो वो रात का वाकया भूल ही चुकी थी। ये रुपए कैसे? रात बोला था ना रणधीर जी से। ओ हाँ, बगैर गिने उसने रुपए कुशन के नीचे सरका दिए। रात बहुत देर तक काम चलता रहा। ग्राउंड प्लान बनाते रहे, कलर है ना। फिर रणधीर जी के साथ स्क्रिप्ट पर काम करते रहे। पद्मा के यहाँ मंगला ने रुखाई से कहा। रीता उसे सुबह ही फोन पर बता चुकी थी। उसकी सहेली की सहेली भी गई थी। वो गंद उछाला है कि तौबा। रमी अभी तक लापता है। उसने एक और फ्लैट छुपकर खरीदा है, मगर जाता कहाँ है इसका भी सुराग लग जाएगा। ये लफंगे समझते हैं वो कुछ नहीं जानती। हैं केशव खिसियाना हो गया। बाबा पूरी जादूगरनी है, उसने सोचा। उसके जाने के बाद हारमोनियम घसीट कर धुनें गुनगुनाने लगी। हजारों गीत उमड़ पड़े। वो गीत जो उसने धर्म के कान में इमली के पेड़ की छाया में गुनगुनाए थे। किस प्यार और अरमान से वो धर्म के लिए गाया करती थी। वो पास लेट जाता, उसका हाथ कमर में शरारतें किया करता, दूसरे हाथ से वो धौंकनी चलाता। जब वो कोई बहुत ही सुरीला टुकड़ा अलापती तो उसका सर झुकाकर होंठों को चूम लेता। हारमोनियम चुप हो जाता, लब गंग हो जाता और दिलों के सांस गूंज उठते। फिर गीतों में और भी रस आ जाता। कितना मजा था उन रिहर्सलों में। धर्म तो प्यार को भी रिहर्सल कहा करता था। धड़ से सबके सामने कह देता, भाई हम लोग जा रहे हैं, रिहर्सल करना है। और मंगला शर्म से पानी हो जाती। सदियां बीत गईं रिहर्सल किए हुए। जुग बीत गए, साजे दिल गूंगा पड़ा है। कलेजे में एक हूक सी उठी। हाथ बढ़ाकर रम की बोतल उठाई। निहार मुंह कई घूंट हलक से अंदर उतार लिए। जब कलेजे की जलन कम हुई तो उसने टेलीफोन उठाया। फरीद है, मैं मिसेस धर्मदेव बोल रही हूँ। अच्छा कहिए, मिजाज तो अच्छे हैं। फरीद का बाप नज़ीर बोल रहा था। जी, वो फरीद ने काम के लिए कहा था। हाँ, धर्म साहब ने वादा तो किया है। मैं श्री साउंड स्टूडियो जा रही हूँ। नंदा जी की रिकॉर्डिंग है। उनकी पिक्चर में एक रोल है। अच्छा देखिए वो नहा रहा है। मैं अभी उसे भेजता हूँ। इनायत है आपकी। कोई बात नहीं, मैं खुद कोई 15 मिनट में आती हूँ। अच्छा बस वो तैयार रहेगा। माजरत। मंगला ने बड़ा सा पैक बनाया और हारमोनियम दूर सरका कर बैठ गई। आया से उसने साड़ी मंगवाई और दूसरा पैक बनाया
और फिर साड़ी पहनने लगी। ओ सॉरी, फरीद ऊंट की तरह मुंह उठाए चला आ रहा था। उसे देखकर पलटा। अरे आ जाओ, आओ ना। उसने साड़ी का पल्लू कंधे पर डाल दिया। मैंने सोचा शायद आप भूल गई, इसलिए। फरीद बड़े तकल्लुफ से आगे बढ़ा। अभी वक्त है, जरा पीछे से मेरी साड़ी तो ठीक कर। हमेशा बचपन में वो उससे यही फरमाइश किया करती थी। फरीद उकड़ू बैठकर साड़ी दुरुस्त करने लगा। अरे बुद्धू, बस। ओह, वो फिर साड़ी खोलकर बांधने लगी। फरीद कुछ खिसियाना सा बैठा रहा। मंगला को फिर उसके होंठ लिपस्टिक लगे हुए मालूम हुए और उसे हंसी आ गई। आज खुद ब खुद हलक में हंसी गुनगुना रही थी। फरीद का मुंह लाल हो गया। उसने कुशन उठाकर गोद में रख लिया और उस पर घूंसे मारकर हंसने लगा। कुशन के नीचे रुपए देखकर उसका मुंह फक हो गया। क्या मुंह फाड़े देख रहा है? कभी रुपए नहीं देखे? इडियट। फरीद अहमकों की तरह हंसता रहा। चाहिए? नहीं। फरीद ने सर हिला दिया। क्यों? रुपया नहीं चाहिए? मंगला ने पूछा। चाहिए तो फिर ले लो। नहीं। कैसा पागल लड़का है। अरे मैं खुशी से दे रही हूं। फरीद ने बड़े तकल्लुफ से चुटकी में एक नोट पकड़ा। बस। थैंक्स। और भी लाल हो गया। क्या खरीदना है? स्केट्स खरीदना है। मुझे भी मार्केट जाना है। मोटर चलानी आती है? हाँ। बाबा तो कोई लड़ा तो ना देगा? नहीं, बड़ी फर्स्ट क्लास चलाता हूँ दीदी। तो चलो। कल आंटी कह रहा था, आज दीदी पर उतर आया। लड़का तेज है। रिहर्सल के बाद उसने फरीद को नंदा जी से मिलाया। उन्होंने कहा रोल के लिए बड़ा फिट बैठता है, टेस्ट भी ले लेंगे। अगर धर्म जी, फरीद ने मोटर में वापस होते वक्त कहना चाहा। अरे हटाओ धर्म जी, अरे हटाओ। धर्म जी लड़कों को चांस नहीं देते। वो खुद हीरो हैं, उन्हें हीरो की क्या ज़रूरत? साइड में क्या? साइड में मिट्टी खराब करना? अगर हीरो बनना है तो उनके पास जाना बेकार है। फरीद उदास हो गया। मंगला को उस पर बड़ा तरस आया। और भी प्रोड्यूसर हैं जो नए लड़कों को चांस देना चाहते हैं। शाम को अमरनाथ से अपॉइंटमेंट है। उनसे मेरे लिए कहेंगी? कह दूंगी। अरे हाँ, रात को प्रीमियर पर जाना है, चलोगे? हाँ। फरीद ने दांत निकाल दिए। मंगला ने नजीर साहब को फ़ोन कर दिया। नजीर साहब, मैं फरीद को प्रीमियर पर ले जाऊं? शौक से, आपका बच्चा है। वहाँ सभी लोग होंगे। मद्रास के प्रोड्यूसर भी मिलेंगे, शायद कहीं हो जाए। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जी। स्टंट फिल्म थी, बेहद भौंडी थी, मगर मंगला ने उसके गाने गाए थे। कलर में थी, मद्रासी थी, इसलिए मजमा अच्छा था। फरीद ने इस कदर का कहे लगाए कि मंगला को भी हंसी आ गई। हालांकि उसके गानों का रिकॉर्डिंग में काफ़ी नाश लग गया था। फरीद की हंसी के जरासीम बड़े ज़बरदस्त थे। इतने कहे पिछले कई महीनों में नहीं लगाए होंगे जितने 2.5 घंटे में लगा लिए। फरीद फिल्म को देख रहा था और वो फरीद को देख रही थी। वापसी पर मंगला ने जिद की कि बगैर खाना खाए ना जाने देगी। पहले 2 पैक हो जाएं, इतने में खाना गर्म हो। फरीद ने डटकर पी, इतनी पी कि होश ना रहा। मंगला ने 100 रुपये मासूद वसूल पाए।
जब औरत देने पर आती है तो तन मन धन दोनों हाथों से लुटा देती है। मंगला चोट खाई नागन की तरह पलटकर खुद ही को डसने लगी। उसके शौहर ने, जो उसका आशिक भी था, माशूक भी, उसकी निस्वानियत को ठुकराया था, उसके प्यार की तौहीन की थी, उसकी कला का गला घोंट दिया था। कभी उसकी आवाज़ गली कूचों में गूंजा करती थी, खुद को सारी दुनिया पर छाया हुआ महसूस करती थी। अब उसके गाने शाज़ ही रेडियो पर सुनाई देते। दुनिया ने उसे जिंदा ही दफन करना शुरू कर दिया था और उस कफन दफन में धर्म का हाथ सबसे आगे था। अपनी फिल्मों के लिए उसे मखसूस करके फिर एकदम 2 कौड़ी की एक लड़की की खातिर उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। काश वो सिर्फ एक गिरस्तन होती, लोगों ने उसकी परस्तिश न की होती, उसकी आवाज़ पर सर न ढूंढे होते, तो वो अपने बच्चों के प्यार और घर बार की दिलचस्पियों को ही अपना सब कुछ समझती। नहीं, उसके मुंह को तो शोहरत का खून लग चुका था। इंसान कितनी तरक्की कर चुका है, फिर भी अपने जज्बात और एहसासात के रेले में बह जाता है। काश वो इतनी हिस्सास न होती, एक गिरस्तन की तरह चुपचाप आंसुओं से तकिए भिगोती और उस वक्त का इंतज़ार करती जब उसका गुमराह शौहर उछल कूद से शल होकर खाली बोतल की तरह उसकी बाहों में लोढ़ा खाएगा। शरीफ मर्द तो आवारा होते हैं। शरीफ औरतें अगर खुल खेलने पर तुल जाएं तो समाज की बुनियादें हिल जाती हैं। आवारा और बदमाश लोग अपना दिल ओबाश रंडियों को दे देते हैं, मगर दिमागों में पाकबाज बीबियों की इज्जत भरी होती है। जान वो बेसवा पर देते हैं, मगर माथा सती सावित्री के सामने ही पटकते हैं। मगर माथा सती सावित्री के सामने ही टेकते हैं। वो अपने कमीनेपन के मुतरफ है, मगर अपनी माँओं बहनों को दुनिया की इज्जत और आबरू का अमानतदार समझते हैं। अपनी फिल्मी ज़िंदगी की गंदगियों से दूर रखते हैं। ये और बात है, वो दूसरी गलाजतों से 2-4 हो जाती हैं। वैसे फिल्म वाले बदनाम हैं और उनकी बात उछाली भी बहुत जाती है। मंगला ने जो कुछ किया वो कोई नई बात नहीं। एक मर्द की ठुकराई हुई औरत ने दूसरे के बाहों में सुकून तलाश करने की कोशिश की। ऐसा बंबई के लाखों घरों में हो रहा है और होता रहेगा। धर्म और जरीना के किस्से पर भी लोगों ने चेमेगोइयाँ की थी, चटखारे ले लेकर तफसीलें बयान की थी। ये कभी आम सी बात है। नौजवान फिल्म स्टार और डायरेक्टर का एक दूसरे पर दिल आ जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं, बल्कि अगर ऐसा न हो तो बेशक ताज्जुब होता है। मंगला कोई गिरी पड़ी एक्ट्रेस भी नहीं थी। उसकी इन हरकतों से मशरक़ी पतिव्रता के मिसाली अक्स पर धूल पड़ने के अलावा ये भी खतरा था कि कहीं उस जैसियों को शह न मिल जाए। अच्छे भले शरीफ घरानों में कीचड़ उछलने लगी। मंगला अपने जख्मी वजूद पर बरहम रखने के अलावा कुछ और भी चाहती थी। वो खुद अपने आप को और दुनिया को इस बात का यकीन दिलाना चाहती थी कि वो अभी ख़त्म नहीं हुई। लोग उसे कल की बात ना समझें। वो फरीद को फिल्म का हीरो तो ना बना सकी, अपने दिल का हीरो तो बना ही लिया। उसके लिए कारमाइकल रोड पर एक शानदार बंगला सजा दिया। नई क्राइसलर उसे बख्श दी। खुद छोटी गाड़ी रख ली। फिर उसने जिद की तो सफ़ेद MG भी दिला दी। चील कौवे मंडलाने लगे। किसी अक्लमंद ने राय दी कि अगर फरीद को हीरो बनना है तो बड़ी आसानी से बन सकता है, क्यों ना एक प्रोडक्शन कंपनी खड़ी कर दी जाए। मंगला कंपनी के नाम पर उछल पड़ी।
ये बात उसे पहले क्यों ना सूझी। फरीद कुछ कम नहीं, बल्कि धर्म के मुकाबले में कम सिन और ज्यादा हैंडसम है। बस फिर क्या था, फरीद का फ्लैट प्रोडक्शन ऑफिस बन गया। इतना म्यूजिक तो मंगला को आता था, वो खुद ही म्यूजिक देगी। कहानियां सुनी जाने लगी, धुनें बनने लगी। धर्म अपनी नई फिल्म में जुटा हुआ था। नाम एक पुराने गुमनाम डायरेक्टर का दे दिया था, मगर करता धरता धर्म और रणधीर ही थे। वो रंगीन फिल्म तो फिलहाल नहीं बन रही थी। एक पुरानी फिल्म की कहानी के हुकूक खरीद कर उसे नए कपड़े लत्ते पहनाए जा रहे थे। प्रकाश जी का नाम डायरेक्शन में दे दिया था। वो इसी पर मुतमईन थे, वरना फिल्म लाइन तो उन्हें भूल भाल चुकी थी। पूर्णिमा के बाद सत्यनारायण जैसे फिर से चमक गए। ऐसे ही प्रकाश जी की कल्प की उम्मीद थी। ज्यादातर वो एक कोने में ठर्रे की नौटाक मारे ऊंघा करते, स्टार्ट या कट की आवाज पर चौंक पड़ते, चुटकियों से पतलून पकड़कर ऊपर खिसकाते, जेब से प्लास्टिक की पाउच और कागज निकालकर सिगरेट बंटने लगते। डांडा के मैखानों में जब वो अपने लौंडों के गिरोह में अंधों में काने राजा बने बैठे होते, तो उन तमाम मार्के के शॉटों को बड़ी तफसील से समझाते, जो बकौल उन्होंने ज़ेर तकमील फिल्म धमकी में लिए थे। धर्म और रणधीर उन शॉटों की ब्यूटी पर लौट गए। बड़ी बेलतीफी से फिल्म बन रही थी। दो हीरोइनें थीं। एक का बाजार ठंडा होना शुरू हो गया था, दूसरी जो कमसिन थी, अभी उसका बाजार गर्म होना शुरू नहीं हुआ था। धर्म का शुमार बावजूद हिट फिल्मों के चोटी के फिल्म स्टारों में नहीं होता था। फिल्म की रिपोर्ट बहुत ठंडी थी। धर्म के दिल को कोई चीज नहीं जचती थी। पहले तो मुकालमा निगार का पत्ता कटा। रणधीर ने इतनी हिट फिल्में लिखी थी, उसी ने मोर्चा संभाला। मुकालमा निगार ने अपना मुआवजा तलब किया। ये बात धर्म को नागवार गुजरी। वो तो जिसे चाहता कान पकड़कर बाहर करता, किसी की मजाल नहीं थी जो चू भी कर जाता। मगर यह मुकालमा निगार वैसे ही पिटा हुआ था। धर्म के यहां से कट जाने के बाद और भी नुकसान की गुंजाइश थी। मुआवजा मिल जाए यही गनीमत है, काम की तो कोई खास उम्मीद नहीं। उसने फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में जाके अर्जी ठोंक दी। ले दे शुरू हुई। धर्म ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया। उसे काम पसंद नहीं आया, तो फिर मुआवजा कैसा? ये फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर होता है। 10-15 कहानियां सुनी, 10-12 फिल्में देखी, थोड़ा यहां से लिया, थोड़ा वहां से, मलखोबा तैयार हो गया। कोई भी सस्ता सा लेखक पकड़ा और लिखवा ली कहानी। सस्ती भी और बहुत सी कहानीकारों के दिमागों का निचोड़ भी। चंद होशियार प्रोड्यूसर गानों के मामले में भी यही करते। 6-7 से एक सिचुएशन में गीत लिखवाया, नापसंद किया, फिर सबसे सस्ते गीतकार से उन गीतों की मदद से बिल्कुल अछूता गीत लिखवा लिया। जाहिर है ये हरकत उन कहानीकार और गीतकार से नहीं कर सकते जिसकी बाजार में मांग है, उसका नाम बिकता है। वो नमूने के गीत या मुकालमे लिखकर नहीं दिखाता, बस अपने नाम के बल पर सौदा करता है। कहानीकार के बाद गीतकार से भी झगड़ा हो गया। 2 सेट हो चुके थे, फिर एकदम धर्म ऊब कर उसे बदलने पर तुल गया।
2-4 रीलें तैयार थीं। उन्हें देखा गया कि नई कहानी में ये सीन चिपकाए जा सकते हैं या नहीं। पता चला कि बड़ी आसानी से 2 गाने तो चाहे कॉमेडी में डालो, चाहे ट्रेजेडी में, और चाहो तो ड्रीम सीक्वेंस बना दो। बस शुरू और आखिर में जोड़ दो कि ये ख्वाब था। 2-4 पासंग थी। 2 सीन कॉमेडी के थे जो हर फिल्म में फिट बैठ सकते थे। अब कहानी की फिर से ढूंढिया पड़ी। पुरानी हिट फिल्मों को फिर से रद्दोबदल करके कलर में बनाया जाए। बिल्कुल आजमूदा नुस्खा है। ऊपर से नए स्टंट कार की रेस कश्मीर के मनाज़र डाल दिए जाएं। वजह नहीं कि कामयाबी कदम न चूमे। पुरानी फिल्में देखकर पुराने जख्म फिर से उखड़ गए। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। फिल्में देखकर धर्म को फिर दौरे पड़ने लगे। बहुत दिनों से बांद्रा की मस्जिद का जिक्र नहीं हुआ था। नई फिल्म के झगड़ों में दिल के फंदे फरामोश कर दिए थे। अमा हटाओ भी धर्म ने उकता कर टाल दिया। फिल्में देखकर उसका दिल भी बैठने लगा। नहीं, अब इस मार्के की फिल्में नहीं बनेंगी। हर चीज़ पहले से 1000 गुना महंगी हो गई है। स्टूडियो के किराए, खाम माल जो ज़्यादातर ब्लैक मार्केट में ही मिलता है। ये फिल्म हासिल करने का भी खूब लतीफ़ा है। चलिए साहब, कोई आँख का अंधा गांठ का पूरा न जाने किस जतन से, न जाने किस किस का गला काट कर पैसा लाया। चिड़िया फंसी, कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, पार्टनरशिप हुई। अब खां फिल्म यूं बाजार में नहीं मिलता। उसके लिए परमिट लेना पड़ती है। उस परमिट को हासिल करने के लिए खर्च दिखाना पड़ता है, और खर्च दिखाने के लिए झूठी रसीदें तैयार करनी पड़ती हैं। ये रसीदें परमिट के अलावा और बहुत ही जगह काम आती हैं। ब्लैक मनी इन रसीदों के ज़रिए ही रजिस्टर में दर्ज की जाती है। लोगों की सहूलत के लिए झूठी रसीदें देने वाले मौजूद हैं जो सिर्फ इन रसीदों का धंधा करते हैं। जितने रुपए की रसीद जिस तारीख की चाहिए मिल जाएगी, उसी तारीख का स्टैंप लगा हुआ। खैर, जब परमिट मिलती है तो अक्सर चिड़िया किसी होशियार शिकारी के पिंजरे में पहुंच चुकी होती है। पार्टनर्स में ठर्रा पीकर जूतम पैजार हो चुकती है। वो तरादार छोकरी जो चिड़िया फंसवा रही थी, अमानत में खयानत कर गई, और या तो फिर पार्टनर से फंस गई या फिनांसर को फांस बैठी। फिल्म कंपनी ठप, मगर परमिट रह जाती। वो परमिट बड़े दामों पर बिकती। खां फिल्मों के अलावा हर चीज़ ही पहुंच से बाहर हो चुकी है। यार, नाम बताओ कोई अच्छा सा। धर्म ने रणधीर से पूछा। नाम किसका? हमारा। बांद्रा मस्जिद, वहाँ नाम बदलना होगा ना। बांद्रा मस्जिद, ओ, उसने बेहद गंदी गाली बकी, फिर सहम गया। मस्जिद के जिक्र मुबारक के साथ मुगल्लसात, ये बिल्कुल नया नाम होना चाहिए। धर्म आंखों में रस घोलकर मस्त हो गया। शकूरा, घसीटे खां, धूमी खां, यार ये अच्छा रहेगा। रणधीर जल गया। ये बकवास। अच्छा, सलीम कैसा रहेगा? सलीम और अनारकली, जोरदार थीम है, कलर में, स्टारिंग जरीना सलीम। रणधीर ने एक लंबी सी आंख खींची। अगर इंडस्ट्री की इतनी बुरी हालत न होती तो वो धर्म की सूरत पर थूकता भी नहीं। 5 साल पहले अगर कोई दूसरी शाख पकड़ ली होती
तो आज इस खपती से भेजा पच्छी करने की ज़रूरत न होती। वैसे बम्बई फिल्म इंडस्ट्री की कब्र की ज़मीन तो उस वक्त हमवार होना शुरू हो गई थी जब मद्रास की फिल्म चंद्रलेखा ने पूरे मुल्क में झंडे गाड़ दिए। उस वक्त बम्बई वाले अपने आप को बेहद इंटेलेक्चुअल समझे बैठे थे। बंगाल फिल्म इंडस्ट्री दम तोड़ चुकी थी और वहाँ के फिल्म स्टार और टेक्नीशियन तेजी से बम्बई की तरफ भाग रहे थे। बम्बई से ज़्यादा उस वक्त पूना मैदान में था। प्रभात, नवयुग, चित्रपट, शालीमार पिक्चर्स बड़े जोर शोर से फिल्में बना रहे थे। बम्बई टॉकीज से देविका रानी जा चुकी थी, मगर अशोक कुमार वाचा ने फिर से उसे जिंदगी बख्श दी। मजबूर, जिद्दी, मशाल और बागबान जैसी कामयाब और सुथरी फिल्में बन रही थीं। एस मुखर्जी और राय बहादुर चुन्नीलाल बम्बई टॉकीज से नाता तोड़कर फिल्मिस्तान की बुनियादें मुस्तहकम कर चुके थे। नास्तिक, जागृति, सिंदूर के मेयार की फिल्में बन रही थीं। कारदार दास्तान और महबूब अंदाज दे रहे थे। शाहिद लतीफ़ ने जिद्दी और आरजू के बाद बुज़दिल पेश करके यह साबित करने की कोशिश की थी कि बंगाल स्कूल को मानने वाले अभी जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। केदार शर्मा ने सुहागरात बनाकर और फिर बिमल रॉय ने एक के बाद एक मेयारी फिल्में देकर यकीन दिलाया कि बंगाल से बंगाली में नहीं, मुल्क के किसी कोने में भी बसाया जा सकता है। मगर चंद्रलेखा की तिलस्मी कामयाबी ने बम्बई फिल्म इंडस्ट्री की चूलें हिला दी। पूना फिल्म इंडस्ट्री बम्बई की तरफ रुल गई। प्रभात में ताला पड़ गया। शालीमार पिक्चर के WZ अहमद हिजरत कर गए और नवयुग चित्रपट का दिवाला निकल गया। चंद्रलेखा के बाद निशान और फिर मंगला भी हिट हो गई। मार धाड़, तलवारबाजी, राजा रानी, फौज और आज़ाद जवान लड़कियां, बेपनाह रक्स, गानों की भरमार, उन फिल्मों में क्या नहीं था। अब तो जरा बम्बई वाले कसमसाए। हर एक ने धूमधाम की फिल्म के मंसूबे बनाए कि आसिफ ने मुगल आजम शुरू कर दी। कमाल अमरोही पाकीज़ा बनाने लगे। राज कपूर ने बरसात, आवारा, श्री 420 धांस दी। सीधी सादी फिल्मों की तो मैया मर गई। फिर भी फिल्में बनती रहीं। 5-6 लाख में अच्छी दूसरे दर्जे की फिल्म बन जाती थी कि अचानक मद्रास की फिल्में लुढ़कना शुरू हो गई। राजा रानी, तोप बंदूक, हाथी घोड़े सब चित। किसी बूझ बुचक्कर ने समझाया कि असल में मद्रास की ये वजनी हीरोइन है और गोलगप्पा हीरो नहीं चलेंगे। क्यों ना बम्बई की परियां और गुलफाम शहजादे उड़ा लिए जाएं। जब दिलीप कुमार के लिए मद्रास से ऑफर आया तो उसने कहा, मैं हंटर वाली के मेयार की फिल्मों में काम नहीं करूंगा। दिलीप कुमार की उस वक्त कई फिल्में नाकामयाब हो चुकी थी। उसकी अदाकारी की धाक बैठी हुई थी, मगर लोग उसे लेकर डूबने को तैयार नहीं थे। फिर भी वो जो नितिन बोस का चेला था, तीर तलवार बम पटाखों के तस्वुर से ही बिदकने लगा। और फिर जुनूब की हीरोइन की मकदार को उसका हाजमा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। प्रोड्यूसर ने बीच में बाबूराव पटेल को डाला। 2 लाख नकद कदमों में रखा। हीरोइन और कास्ट जो हुक्म, एक तरफ वसूल, दूसरी तरफ 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त बम्बई का प्रोड्यूसर 4 रील के बाद पैसे की बात करता है। घिसट घिसट का फिल्म बनाता है जो कूड़ा साबित होती है। पैसों की अदायगी से पहले ही दिवालिया हो जाता है। फिल्मसाज बंगाल के भी थे,
म्यारी फिल्मों में ही काम करते थे। कहाँ गए? कुछ रिटायर हुए, कुछ बंगाली फिल्में बनाते हैं एक महदूद मार्केट के लिए, कुछ बम्बई आए तो यहाँ ना पनप सके, कुछ वापस हो गए, कुछ छोटे रोल करने लगे। एक फिल्म बनाओ, रुपया समेटो, फिर आर्ट की खिदमत करो जी भर के। बाबू राव पटेल ने राय दी और दिलीप कुमार ने ले ली। धड़ाधड़ हिट फिल्में बनने लगी। अब हर फिल्म स्टार मद्रास के कॉन्ट्रैक्ट को जिंदगी का सहारा समझने लगा। मद्रास ने वो मुआवजे दिए जो बंबई वालों की हैसियत से लाग नहीं खाते थे, मगर फिर फिल्म इंडस्ट्री ने मद्रास की मुकर्रर की हुई कीमत का मुतालबा किया। मरता क्या ना करता, वही देने को तैयार हो गया और इंडस्ट्री की कब्र बड़े धूमधाम से खुदने लगी। आज बंबई का प्रोड्यूसर चंद को छोड़कर दिवालिया है। भीख मांग कर प्रोड्यूसर की किस्तों पर सिर्फ जीने के लिए फिल्म में टिका हुआ है। अब उसके लिए दूसरे कौन से दरवाजे खुले? और धर्म का दिल अपनी फिल्म से खट्टा होना शुरू हुआ। बहुत छानबीन और काट छांट के बाद फिर वही पिटी पिटाई कहानी बनने लगी। एक वो लैलो नेहार थे जब घरवाली सीता जी का अवतार थी। दरबार में जरीना जैसी अप्सरा हाथ बांधे खड़ी थी। शोहरत कदमों की लौंडी थी। फिल्म के सेट फूल की सेज। इंसान किस लिए जिए? कंपनी का मुर्दा कांधों पर उठाकर गृहस्थी की मौत का भार लिए गुलबदन के हिजर में सिसकता, ये भी कोई जिंदगी है? अगर ऐसी लीचड़ बनी तो क्या, और ना बनी तो क्या फर्क पड़ता है? एक बात अकल की थी कि धर्म अपना काम टालता रहा। हीरोइन, साइड हीरोइन, कॉमेडियन का काम जितना भी चाहो कर डालो, हीरो का बाद में। कोई अच्छा सीन नहीं बनता। रणधीर रात रात बैठकर तड़पते चहचहाते सीन तैयार करता। हीरो के रोल में चार चांद लगाने की कोशिश करता। धर्म पसंद करता, एक आध सीन लेता, फिर जी उचाट होने लगता। मंगला के रवैये की खबर, माफ कीजिएगा, मंगला के रवैये की खबरें दबी दबी आग की तरह इंडस्ट्री में फैल रही थी, मगर सबके मुंह को ताला लगा हुआ था। उसकी जगह कोई फिल्म स्टार होती तो परखच्चे उड़ गए होते, मगर मंगला तो इंडस्ट्री के एक कद्दावर सुतून की नाक थी। वो चौराहे पर कटती तो सारी इंडस्ट्री की नाकों पर माफ कीजिए, वो चौराहे पर कटती तो सारी इंडस्ट्री की नाकों पर शह पड़ जाती। ये एक बावकार और जिम्मेदार इंसान की इज्जत का सवाल है, फिल्मी हीरोइन का सवाल नहीं। वो कहे जो जरीना और धर्म के चुटकुलों को छूटा करते थे, गलों में घुट गए। धर्म की जीत तो उन सबकी जीत थी। उसकी हार सबकी हार की दुखती रग को मसलती थी। धर्म को जब ये बात समझाई गई तो वो साकित रह गया। वो समझता था ये घर का भेद है, किसी को नहीं मालूम होगा। उसे पता ना था कि मंगला जिंदगी के किस मोड़ से गुजर रही है। फरीद को फिल्म लाइन से दिलचस्पी थी, लड़कियों की उसे कमी न थी। जब मंगला के जुलूम में निकलता तो उसकी हम उम्र लड़कियां जेरे लब मुस्कुराती। हाय बेचारा, इसे ये टूटी फूटी बासी बियर की बोतल जड़ी और किसी ने घास न डाली। तब वो कमीनेपन पर उतर आता, उसके सिजदों को ठोकर मारता।
उसकी बेकरार बाहें सांपों की तरह डसती। वो उसे रबड़ की गेंद की तरह बरतने लगता। वो मैली सी कीचड़ में लुथड़ी हुई गेंद जो सपाट दीवार पर गुस्सा उतारने के लिए मारता था, दीवार कीचड़ के पट्टों से जख्मी हो जाती। वो बड़ी लजाजत से प्रोड्यूसरों से काम मांगता। अरे मियाँ, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की? मज़े लो जब तक जवानी है। कमी नहीं प्यासी चिड़ियों की मौसम। मज़े लो जब तक जवानी है, कमी नहीं प्यासी चिड़ियों की। मौसम में बहुत गिरती हैं। रजवाड़ों और ताल्लुकों की लरसती कांपती फिल्मों को ज़िंदगी समझकर कागज़ के फूलों की तलाश में तुम्हें किस चीज़ की कमी है? ज़रा चौकस रहो तो कोई तिजोरी भी फंसेगी। फिर आना, हम तुम्हें दिलकुमार बना देंगे। वो फिल्म जिसका मंगला ने उसे प्रोड्यूसर बनाना चाहा, तखय्युल की पहली सीढ़ी से आगे न उसी। लोग पैसे खाकर सटक गए। अगर इस उत्तर कमान के बजाय उसके बस में कोई छले पे चढ़ा तीर होता, मसलन जरीना, तो उसकी आकबत सुधर जाती। फिर उसे मुनीर की बीए की डिग्री से इतना दुख ना होता। उधर सब धर्म को समझाने लगे, घर ना बिगाड़ो, समाज के अनमिट उसूलों को ना ठुकराओ। घर ना बिगाड़ो, समाज के अनमिट उसूलों को ना ठुकराओ। अब भी वक्त है, बिखरी जिंदगी समेट लो, हम नहीं देखेंगे। जो कानों ने सुना उसे वहम समझकर भूल जाएंगे। तय हुआ, रणधीर के छोटे साहबजादे की सालगिरह में दोनों को बुलाया जाए। वैसे मंगला से बात करना आसान नहीं। शायद दोनों मिलें और टूटी डोर जुड़ जाए। रणधीर और डल्लू ने बेहद शानदार कार्ड खरीदे, पार्टी की तारीख तय की और अपने बहुत ही खास बीवी बच्चों वाले दोस्तों को घर जाकर बड़े इसरार से बुलाया। भाभी जी ज़रूर आना, सच्ची, तुम नहीं आई तो सारी रात केक नहीं कटेगा। आऊँगी बाबा, ज़रूर आऊँगी। फरीद पूना रेस खेलने गया हुआ था। रणधीर नए बंगले में उठाया था। निहायत फिल्मी किस्म के फर्नीचर से आरास्ता। आज झंडों और गुब्बारों से गुलिस्तान बना हुआ था। पैसा भी क्या उस्ताद होता है, सब कुछ सिखा देता है। डल्लू को देखकर किसी को ये शुबा भी नहीं हो सकता था कि कभी ये फारस रोड पर मजदूरों के पसीने को लेवेंडर समझती थी। डांडा में ठर्रेबाजों की तय समेटा करती थी। हर साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज मिलता है, गलती करने की गुंजाइश नहीं। हेयर ड्रेसर दम भर में सीधी तेल में चुपड़ी पट्टियों के घुंघराले गुच्छे बना देती है। चाहे जूड़ा बंधवा लो, चाहे पोनीटेल, पर मैचिंग रिबन और फिर जेवर एक दूसरे के देखकर बनवाना क्या मुश्किल। रुपया हो तो जिंदगी का जायचा बदल जाता है। बहुत ही घरेलू किस्म की बीवियां थीं। बहुतों को तो पता भी ना था कि मंगला और धर्म अलग अलग रहते हैं। ये दोनों के रवैये से शुबा होता था कि किसी किस्म की रंजिश है। ये दोनों अलग अलग मोटरों में आए, मंगला बच्चों के साथ और धर्म केशव को लेकर। ये तो होता ही है। बीवी घर से आई, मियाँ काम से आ रहे हैं, दोनों हशाश बशाश, सब मिलते फिर रहे। नाना मुन्नो बेटे, मंगला ने मोटर की खिड़की में से रणधीर के बेटे की ठोड़ी छूकर होंठों से लगा लिया। धर्म का हाथ पहले से गर्दन के पीछे रखा था। जरा खिसक कर हमायल हो गया। तब भी उसने कोई मज़ाहमत न की। बड़ी अच्छी पार्टी थी। केक कहाँ से बनवाया था? बहुत अच्छा था। वो जल्दी जल्दी बोलने लगी। धर्म उसके बूंदों से खेल रहा था।
जैसे ही गाड़ी आहते से निकली, मंगला ने जल्दी से बटुआ खोला, फ्लास्क मुंह से लगा लिया। धर्म को कुछ नागवार गुजरा, मगर वो सह गया और मुस्कुराता रहा। मंगला ने मगन होकर 2 घूंट और लिया, फिर फ्लास्क धर्म के होठों से लगा दिया। हम भी मम्मा, हम भी, ललिता घुमक कर जिद करने लगी। दोनों बेख्तियार हंस पड़े। बबलू और चिंटू जोर जोर से सीटियां बजाने लगे। वो बड़ी तेजी से पी रही थी। उसने एक बार जो घूंट लिया तो धर्म ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर बड़ी इल्तिजा भरी नजरों से आंखों में आंखें डाली। उसकी आंखों में आसेब नाच रहे थे। फिर उसने एक ऐसी कड़ी हरकत की कि धर्म को पसीना आ गया। उसने उसके बाल मुट्ठी में पकड़े और घूंट उसके हलक में उतार दिया। मंगला का दांत उसके होंठ में लगकर खून निकल आया। फिर वो सर पीछे डालकर घुंघरू भरे कह लगाने लगी। पद्मा ऐसा करती थी, मगर वो लुच्ची तो कहवा थी। मगर मंगला तो धर्मदेव, उसकी पत्नी, बच्चों की माँ थी। उसने ये गंध कहाँ बटोरा? बच्चों को फौरन आया ने संभाल लिया। मंगला ड्राइंग रूम से ही साड़ी खोलती बेडरूम में चली गई। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो मंगला ने सारे बल्ब जला दिए थे और पेटीकोट पहने आईने के सामने खड़ी थी। धर्म को उसने बड़े मीठे अंदाज से देखा, फिर ब्लाउज का गोला बनाकर उसके मुंह पर मार दिया। झुककर उसने पलंग के नीचे से बोतल निकाली और दांत से कॉक खोलती गई। कोहनी के बल लेट गई। धर्म ने इस कद्दो कामत से, माफ कीजिएगा, धर्म ने इस कदर धुत इससे पहले कभी नहीं देखा था उसे। वो हवन्नक सा पलंग की पट्टी पर बैठ गया। ये मंगलू ही है ना, या भूले से किसी और के घर में आ गया है वो? मंगलू तो लाजवंती की तरह उसके प्यार के सामने सिमट जाती थी। मां बनने के बाद भी वो नई दुल्हन की तरह बिजली बुझाने पर इसरार करती। मीठे मीठे अंधेरों में वो कितनी उजागर हो जाती। मगर आज जब कमरे का हर बल्ब आंखें फाड़े उस पर कह लगा रहा था, धर्म की मंगला न जाने कहाँ गुम थी। उसके बाल खुल गए थे। वो औरत जो उसके सामने ढिठाई से खुली पड़ी थी, जिसके विस्की से तर होंठों पर आबरू बाख्ता औरत का सा तबस्सुम था और आंखों में मुंह पर तकाजे, वो जो उससे इस नज़ारे की भीख मांगा करता था, हलक में उभरती हुई उपकाई को घोंट रहा था। तब उसने जाना कि 22 बरस के देवता को भोग लगाते लगाते सोने की भारी भरकम थाली ठीकरा बन चुकी है। उसकी आग में कितनी ठिठुरन है। वो बड़ी सूरत से सारी बोतल एक घूंट में ही पी लेना चाहती थी। धर्म ने हाथ पकड़कर बोतल छीन लेना चाहिए, मगर वो बोतल के साथ लटकी हुई उसके पहलू में ढह गई। बस करो मंगला, उसने बोतल छीनना चाहिए। मंगला ने एक रुपहला सा कहकहा लगाया और दोनों हाथों से उसका कुर्ता झीर झीर कर डाला। अरे क्या करती हो? उसने मंगला के हाथ झटक दिए। क्यों रे? तू जो मेरे इतने सारे ढेर सारे ब्लाउज फाड़ चुका है। मैंने तो ब्लाउज नहीं फाड़े, मंगला का तो नहीं फाड़े। उसने सोचा, बस रूठ गया। चल इधर आ मेरे पास। ए फरीद, आजा आजा। वो 4 उंगलियों से प्यारे प्यारे इशारे करने लगी। और वो तो मेरा नाम कभी नहीं जानती। मंगला ने बोतल उसके हाथ से झपट ली। एक दफा किसी बात पर चिढ़कर उसका चिकन का कुर्ता तार तार कर दिया था।
उस दिन धर्म ने उसका नाम मियाओ ही रख दिया था। सेट पर बैठे बैठे शरारत सूझती तो वो चुपके से मुंह पर हाथ रखकर बिल्ली की आवाज़ निकालता, फिर खुद ही चौंक कर कहता, अरे बिल्ली, ये बिल्ली कहाँ से आ गई? पकड़ो इसे, सारे कपड़े लत्ते फाड़ देगी, वो शोखी से कहता। तब दोनों की आंखें पल भर को उलझ जाती। धर्म ने सबको बारी बारी ये राज बड़े मजे ले लेके बताया था। खौफजदा होकर उसने जरीना के ख्याल को दूर झटक दिया। सब उसका कसूर था। मंगला की गुमराही का जिम्मेदार वो खुद था। इस ख्याल से बड़ी ढारस बंदी। वो जालिम था ना, उसकी आना को बड़ी तकवीत मिली। इसके अलावा वो उसकी हमदर्दी की हकदार थी। इन जर्रों को समेटना उसका फर्ज था, मगर समेटने में उसके हाथ लहू लहान हो गए। भड़कते हुए शोलों में नहाने वाली धीमी धीमी भूबल को कब खातिर में लाने वाली थी। वो 22 बरस का भी नहीं था। तरह तरह के अय्याशियों और नशों ने उसे वक्त से पहले थका डाला था। मंगला चिढ़ गई, तहकीर पर उतर आई। आंखें तंज के जहर में बुझकर और भी स्याह हो गई। फिर वो हंस पड़ी, खूब हंसी। हंसी की मिर्कियां उसके रसीले हलक में सितार के झाले की तरह उलझने लगी। तभी जरी भाग गई। उसका कह में लिथड़ गया। धर्म ने वही झीर झीर करता मुंह में ठूसा और सीढ़ियों पर गिरता पड़ता बाहर निकल गया। सुबह जब रणधीर दफ्तर में दाखिल हुआ तो एकदम ठिठक गया। वो बड़ी देर तक धर्म को देखता रहा। मेज पर फाइल और ग्राउंड प्लान के कागजात बिखरे हुए थे। धर्म सफ़ेद सिल्क का कुर्ता और ऊदी पंजाबी लुंगी पहने कागजात पर झुका हुआ था। संदल जैसी शफाफ पेशानी पर एक लट झुकाई थी। धर्म इतना बदसलीका नहीं रहा। रणधीर ने सोचा, कनपटियों पर चांदी की झलक ने वकार पैदा कर दिया है और रोल के लिए रिटच करना पड़ेगा। वाह बेटा, एक ही बार में जी उठे। सूखे धानों में पानी पड़ गया। मिजाज शरीफ। रणधीर ने प्यार से कंधे पर हाथ रख दिया। आपकी दुआएं। मद्रास के मुस्लिम सोशल ने ही उसे लखनवी आदाब सिखा दिए थे। जुग जुग जियो मेरे सरकार। धर्म नौ उम्र दूल्हे की तरह तकल्लुफ से मुस्कुराया। मेहनत टिकाने लगी। रणधीर ने शुक्र किया। पिक्चर बहुत डिले हो गई है। आज वीक का ट्रायल लेकर फाइनल करना है। इस सेट पर बहुत काम है। वही पुराना मंझा मंझाया धर्मदेव। एक ही खुराक में तबीयत साफ। रणधीर अपनी दूरअंदेशी पर दाद देता हुआ बैठ गया। इतने में केशव और माधव भी आ गए। प्रकाश जी को फ़ोन करो, क्या 2 बजे आते हैं? गाड़ी भेज दो। फ़ोन किए देता हूँ। गाड़ी स्टेशन में पहुँच गई है। केशव नौकरों के दिमाग खराब करने के कायल नहीं था। हिसाब किताब का मालिक था, मगर सिवाय बस के निजी काम के लिए कभी टैक्सी नहीं ली। पेट्रोल सोने के भाव जा रहा था। कंपनी की गाड़ी को बेकार दौड़ाने से क्या फायदा। वासन ने फिर हिट लगाया। माधव बोला, स्टोरी कुछ भी नहीं, वही पुराना फार्मूला है, पर साहब मानते हैं। ग्रुप डांस क्या उठा के दिए हैं? 7 लड़कियां और लड़के। केशव ने हाँक लगाई। वो उसूलन सब फिल्म देखता था। बजाय लुत्फ उठाने के पूरे वक्त प्रोडक्शन वैल्यू, गानों की तादाद और कॉमेडी सीन गिनता रहता था। अपन भी डालेंगे एक ग्रुप डांस, क्यों धर्म जी? माधव बोला। कोई सिचुएशन नहीं अपने पिक्चर में। अरे सिचुएशन बनाने से बनती है। हाँ,
हीरोइन हीरो थिएटर में जाते हैं, बस वहाँ थिएटर है ही नहीं फिल्म में। भला डांस की भी सिचुएशन होने से इनकार कर सकती है। हीरो हीरोइन गाते एक दूसरे को खदेड़ रहे हैं। पगडंडी पर गांव की गोरियां एक सा लिबास पहने चली आ रही हैं, ठुमकी। उधर से एक सा ड्रेस पहने बिल्कुल उतने ही लड़के निकल पड़ते हैं। लीजिए, हो गया ग्रुप डांस। ये और बात है कि ऐसे गांव का पता किसी को नहीं मालूम जहां इतनी लड़कियां और लड़के एक वजह के कॉस्ट्यूम पहने हर वक्त जंगलों में तैयार बैठे रहते हैं कि ना जाने कब कोई प्रेमियों का जोड़ा उधर गाता हुआ आ निकले। और वो एक हिट गाना जिसमें कम से कम 100 साज बज रहे हों, गाना शुरू कर दें। पता अगर किसी को मालूम है तो वो फिल्म प्रोड्यूसर हैं जो किसी को नहीं बताते। आज बच्चे नहीं आए। धर्म ने घड़ी देखकर पूछा, रघु गया तो है, आता ही होगा। धर्म फिर काम पर जुट गया। बड़े एहतमाम से शूटिंग शुरू हुई। रोज शाम को धर्म पाबंदी से बच्चों को लेकर घर चला जाता। उसने कभी रणधीर को नहीं बताया कि वहाँ मंगला नहीं होती। वो बच्चों के साथ खेलकर घर चला जाता है। कभी रमी के घर, जिसने हाल ही में नहायत पोशीदा जगह एक फ्लैट लिया है, रीता के फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। मगर धर्म जानता है रीता को पता चलेगा और बहुत जल्द ये घर भी किराए पर उठा देगी। रमी और घर ढूंढ लेगा। चूहे भाग बिल्ली आई, जरीना ने कहा था। अब तो जरीना के ख्याल पर भी दिल की धड़कन तेज नहीं होती। अगर रमी नहीं मिलता तो पद्मा क्या चला जाता। न जाने क्यों पद्मा की महफिलें सर्द पड़ती जा रही थी। न वो चहल पहल, न वो हंगामे। जिसे दुनिया महवर पर घूमते घूमते सुस्ताने को ठहर गई है। 3 महीने हो गए, धर्म ने किसी औरत के जिस्म को हाथ नहीं लगाया। प्रकाश जी सहमे सहमे हिदायत देते, वो जान के उनकी गलती नज़रअंदाज कर देता। एक आध छोटी मोटी गलती से पिक्चर मर तो न जाएगी। अनिल बड़ा ठहरा हुआ आर्टिस्ट बनता जा रहा है। उसकी अछूती फिल्म मेले के लिए मुंतखब हुई। मेला, धर्म के वजूद में एक फुलझड़ी ने सर उठाया, फिर सिसक कर दम तोड़ दिया। प्रकाश जी से कहो कि जब उसे नए कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ पूछता है तो वो प्रकाश जी की तरफ इशारा कर देता है। उनका ररसता हुआ हाथ पतलून की जेब पर जाता है जिसमें ठहरे की शीशी दुबकी हुई है। वो हाथ अंदर नहीं डालते। 50,000 इतनी रात को मैं कहाँ रखूंगी। मंगला केशवा बिगड़ती है। मेरा गला कटवाना है। अकेली दुकीली पाकर कोई ठिकाने लगा जाए, यही चाहते हैं ना। पता नहीं। केशव मरी हुई आवाज में कहता है, आप फैसला कीजिए। धर्म दर्जी की दुकान में लगे हुए आईने की तरफ मुड़ जाता है। अजीब आदमी है। प्रकाश जी बिलावजह खकारते हैं। हाथ जेब के पास लरसता है, अंदर नहीं घुस पाता। मेरे ख्याल तो ठीक हैं। वो कपड़ों को उलट पुलट कर देखते हैं, हालांकि वो कतई फैसला नहीं कर पाते। उनकी कुव्वत फैसला उसी दौरान जवाब दे गई थी जब करुणा ने भरी महफिल में उनके मुंह पर चप्पल मारकर कहा था, बुड्ढे कूसट, एक तू ही रह गए, मुझे और कोई नहीं जुड़ता जो बूढ़ी लाश पर मरने लगूं। तब प्रकाश जी करुणा की भारी भरकम जवानी के ख्वाब बूढ़ी लाश में समेट कर लौट आए थे और लौटते ही जा रहे थे। उनकी बीवी बैठी रमी खेल रही थी। लड़कियां दोस्तों के साथ गपशप कर रही थी। उन्हें किसी ने नहीं देखा, जैसे वो जादू की टोपी पहनकर लोगों की नजरों से ओझल हो चुके हों। ओझल तो वो जब ही से हो गए थे जब उन्होंने करुणा को अपनी कंपनी की हीरोइन बनाया था। कितनी बूंदें तालाब की सतह पर पड़ती हैं
बुलबुले उठते हैं, फूट जाते हैं, दायरे बनते हैं, मिट जाते हैं। आज न जाओ रणधीर, बड़ी वहशत हो रही है। अरे बच्चे को टाइफाइड हो गया है, दल्लू रो रो कर जान दिए दे रही है। मैं सुबह ही आ जाऊंगा, अभी न जाओ। धर्म ने इल्तिजा दोहराई। 11 बज रहे हैं, डायलॉग लिख दिए। तुम सीन की फिक्र मत करो, मैं सेट पर मौजूद रहूंगा। वो फिर बैठ गया। 12 बज रहे हैं, यार क्या मुसीबत है। रणधीर चिढ़ गया। नौकर को तो आ जाने दो, अकेला छोड़ जाओगे। धर्म ने हसरत से कहा, ओफो यार, नन्हे बच्चे तो हो नहीं जो तुम्हें परियां उड़ा कर ले जाएंगी। वो फिर बैठ गया। शाम के 8 बजे से वो घर जाने की जिद कर रहा था, मगर धर्म पर भूत सवार था। जरूरत से ज्यादा चढ़ा ली थी कि आज यहां नहीं सो सकते, सुबह चले जाना। यार तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, क्या भाभी से फिर खिंचा हुआ? धर्म खामोश रहा। हमारी क्या किस्सा है? कोई किस्सा नहीं, किस्सा खत्म। फिर वही बांद्रा मस्जिद का जिद तो सवार नहीं हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भाभी से किसी बात पर लड़ाई हो गई? मिलाप ही कब हुआ था? अटक अटक कर सपाट आवाज में उसने अजीबो गरीब मिलाप ही कब हुआ था? अटक अटक कर सपाट आवाज में उसने उस अजीबो गरीब रात का अहवाल सुनाया। रणधीर दम साधे सुनता रहा। अजीब आदमी हो यार, तुमने मुझे खूब बेवकूफ़ बनाया। इतने में नौकर आ गया। उसने पैकेट दिया। अच्छा यार अब चलता हूँ। रुक नहीं सकते? खुदा की कसम बच्चा बीमार है, मैं सुबह। अच्छा जाओ जाओ, धर्म ने हंसकर कहा। रणधीर तेजी से लिफ्ट की तरफ लपक गया। म्याऊं। मद्रास के एक शानदार होटल में जरीना करवटें बदल रही थी। जरीना में डर गई। अमीना ने सिरहाने का लैंप जलाया। ये क्या कर रही हो? म्याऊं। जरीना खिलखिलाकर हंस पड़ी। चल बेवकूफ, ये भी कोई वक्त है मजाक का, सो जाओ। अमीना लैंप बुझाने लगी। नींद नहीं आ रही आपा। उसने अमीना का हाथ पकड़कर अपने उछलते हुए दिल पर रख लिया। पानी दूं? नहीं। तो फिर? रोने को जी चाह रहा है। क्यों? पता नहीं। जरीना की आंखों से आंसू बहने लगे। जरी मेरी जान। अमीना ने उसे कलेजे से लगा लिया। कितनी देर तक वो सिसकियां भरती रही और टूटे टूटे अधूरे अधूरे जुमले उसके होंठों से झड़ते रहे। 22 टेक हुए थे, मुंह से निकलता ही ना था। चांद जरा आंखें तो खोलो। बस इतनी सी बात थी। आपा सर्दी लग रही है, एयर कंडीशनर बंद कर दो। बंद है। अमीना ने उसे कंबल उड़ा दिया। नया कुर्ता था। ऊँगते ऊँगते अमीना चौंक पड़ी। कुछ नहीं आपा, कुछ नहीं। जरीना। अमीना अब उठकर बैठ गई। वाकई मैं अंधी हूँ। अब के जरीना के चौंकने की बारी थी। तू अगर साफ साफ कह देती बेवकूफ, दिल में घाव छुपाए बैठी है। तूने मुझे भी धोखे में रखा। अजीब लड़की है। आपा। हाँ, मुझे डर था। किस बात का? तुम किसी से कहोगी तो नहीं? कसम खाओ मेरी जान की कसम। कसम से किसी से ना कहूंगी। मुझे डर था कि वो चबा चबा कर बोलने लगी कि वो दीदी को नहीं छोड़ सकते। अब उस बदजात ने जो छोड़ दिया, मुझे क्या मालूम था। खैर अब तो वो गई रास्ते से। कुछ जरी तुम बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं यहां से जाके फोन कर दूंगी। हाय आपा नहीं, मुझे डर लगता है। चल दीवानी, डर काहे का? आपा तुम नहीं जानती, वो अजीब आदमी है। पड़ोसियों ने बताया
उस रात बार बार टेलीफोन की घंटी बजती थी, मगर फ्लैट बंद था। आखिरी बार 3 बजे फिर घंटी बजी, फिर खामोशी हो गई। तो माफ़ कीजिएगा, ये आपा तुम नहीं जानती, वो अजीब आदमी है। के बाद पैराग्राफ बदल रहा है ये। पड़ोसियों ने बताया उस रात बार बार टेलीफोन की घंटी बजती थी, मगर फ्लैट बंद था। आखिरी बार 3 बजे फिर घंटी बजी, फिर खामोशी हो गई। धर्म ने रणधीर के जाने के बाद नया पैक बनाया, पैकेट खोला, 2 गोलियां खाबावर दवा की डाली और उंगली से घोलने लगा। बालकनी में किसी की बिल्ली बोल रही थी। धर्म कमरे में अकेला था, फिर भी उसने दरवाज़ा बंद करके चिटखनी चढ़ा दी। टेलीफोन मिलाया, घंटी बजती रही। उसने थक कर वापस रख दिया। पैक ख़त्म हो रहा था, मगर नींद का नाम न था। वो औंधा लेटा, चित लेटा, आंखें बंद की, फिर खोली, नींद न आई। उसने दूसरा पैक बनाया, फिर 2 गोलियां डाली, कुछ सोचकर एक और डाल ली। रिसीवर उठाया, फिर टेलीफोन किया, घंटी बजती रही। वो पलंग पर लेट गया, फिर करवटें बदली, किताब उठाकर खोली, बंद कर दी। कुछ सोचकर उसने टेलीफोन उठाया, किताब में से नंबर देखा। हेलो, राज साहब हैं? मैं धर्मदेव बोल रहा हूँ। ऐसा मालूम हुआ। मीलों के फासले से राज ने उसे गले लगा लिया। शूटिंग की बातें, फिल्म की बातें, लौंडियों की बातें होती रहीं। 2 बज गए। धर्मदेव ने टेलीफोन न छोड़ा। अगर ये सिलसिला टूट गया तो वो फिर खो जाएगा, फिर ना मिल सकेगा। राज यार, ऐसा करो, इधर आ जाओ ना। जिससे राज दीवार के उस पार ही तो खड़ा था। 2 बजे ड्राइवर तो चला गया और अपने से 2 कदम नहीं चला जा रहा है। फिक्र हो जाएगी। बस मैं सुबह ही तो उधर आ रहा हूं, फिर रहेंगी बातें। राज ने लंबी सी जमाई ली। देवी जी कहाँ हैं? धर्म ने कहा। ये पास ही पड़ी हैं, कोई 4-5 इंच के फासले पर। राज हंसा। मेरी तरफ से एक प्यार तो ले लो। लो भाई, ले लिया। एक तुम्हारी तरफ से और एक अपनी तरफ से, दोनों हंसे। राज, बोलो बोलो प्यार से। इस वक्त नहीं आ सकते। नहीं यार, बिल्कुल दम नहीं है। सुबह। अरे सुबह किसने देखी है? टेलीफोन रखा। नींद और भी दूर भाग गई, जैसे अब ना आएगी, कभी ना आएगी। फिर पैक बनाया, कितनी गोलियां डाली कौन जाने। फिर टेलीफोन किया, 2:30 बज रहे थे। घंटी चीखती रही, चिल्लाती रही। हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ। शुक्र है टेलीफोन उठा लिया। मैं धर्म बोल रहा हूँ। क्यों? धर्म के पास कुछ जवाब न था। यह रात के 3 बजे फोन, क्या बात है? शायद होश में थी। आवाज में जरा नरमी आ गई। वो मेरा जी घबरा रहा है। तुम ऐसा करो, बच्चों को भेज दो। 3 बजे रात को बच्चों को भेज दो? क्या हो गया तुम्हें? तुम ही आ जाओ मंगलू। उसका जी चाहा कहे, मगर अल्फाज रास्ता भूल चुके थे। बच्चों को ड्राइवर के साथ भेज दो। क्या हो गया है जी? सोते बच्चों को हल्का न करूं? सुबह भेज दूंगी। सुबह किसने देखी है? मंगाला ने फिर फोन किया, मगर इंगेज था। सोचा जाऊं, देखूं क्या बात है। फिर ख्याल आया, फोन इंगेज है, किसी को कर रहे होंगे। आखिरी पैक। कितनी गोलियां? कौन गिनेगा? कोई नहीं। इतनी लंबी चौड़ी दुनिया में अकेले का कोई नहीं।
यार नहीं, दोस्त नहीं, बीवी बच्चे नहीं, चांद तुम भी नहीं, फोन मिलाया कोई नहीं, सिर्फ गोलियां, सिर्फ गोलियां। दूर खाली फ्लैट में घंटी बजती रही, बजती रही, बजती रही, बजती रही। तो ये था इस्मत चुगताई साहिबा का नॉवेल अजीब आदमी। ये थी उसकी आखिरी किस्त। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।